नमस्कार साथियों, संकल्प क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमारी आरबीएससी क्लास 10 के अनुसार जो क्लास चल रही थी, आज है उसका सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने देखो पहली क्लास में राजस्थान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में अध्ययन किया। आज जो राजस्थान साहित्य के अनुसार जो राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के नाम हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलो देखते हैं। इसमें पहला क्या है, प्राचीन साहित्य में राजस्थान के क्षेत्रों के नाम। देखो इसमें पहला पॉइंट है, यानी कि प्राचीन साहित्य में राजस्थान के क्षेत्रों के नाम। तो प्राचीन समय में जो राजस्थान के क्षेत्र है, उनके नाम यानी कि उनके किन नामों से जाना गया। देखो इनका पहले देखें कि महाभारत व ऋग्वेद के अनुसार, यानी कि जो प्राचीन समय में प्राचीन साहित्य है, जिनमें महाभारत व ऋग्वेद के अनुसार देखो उनकी भौगोलिक स्थिति किनके आधार पर देखेंगे। भौगोलिक भौगोलिक स्थिति, बोली व क्षेत्र विशेष के आधार पर जो राजस्थान है, उनके क्षेत्रों के उनके अनुसार नाम निर्धारित किए गए। जिसमें से पहला है, इसमें पहला देखिए प्राचीन नामों में पहला है मरु क्षेत्र। देखो सबसे पहले एक क्षेत्र है मरु क्षेत्र प्राचीन नामों में। तो प्राचीन नामों में मरु क्षेत्र की बात करें तो देखो मरु शब्द का अर्थ होता है मरुस्थल। इसमें दे रखा है जो मरु शब्द है, इसका अर्थ होता है मरुस्थल या रेगिस्तान। रेगिस्तान, रेत का टीला, इनसे इनका अर्थ लिया गया है। यानी जो मरु शब्द है, इसका अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो मरु शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है मरुस्थल या रेगिस्तान, या फिर इसे रेत का टीला भी कहते हैं। देखो इसी का दूसरा नाम है किसे, रेत का, यानी कि दनव यानी रेत का टीला। यानी कि मरु क्षेत्र में मरु का अर्थ हो गया मरुस्थल, मरुस्थल से रेगिस्तान हो गया, और रेत का टीला, रेत के टीले को दनव भी बोलते हैं। तो इस सब दनव का जो अर्थ है वह है रेत का टीला। देखो जो प्राचीन नामों में जो मरु क्षेत्र है, मरु क्षेत्र का जो क्षेत्र निर्धारित किया गया था उस समय, वह तो जोधपुर के आसपास का क्षेत्र निर्धारित किया गया था। किसका? जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। जोधपुर में देखें जैसे बाड़मेर, पाली, बीकानेर, जो ये क्षेत्र है ये मरु क्षेत्र के अंतर्गत उस समय प्राचीन समय मरु क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। देखो मरु क्षेत्र जो कालांतर में मरु से मारवाड़ हो गया। देखो मरु क्षेत्र तो कालांतर समय में मरु, पहले मरु फिर मरुस्थल, फिर मरुस्थल से धीरे धीरे से मारवाड़ क्षेत्र कहा जाने लगा। इसलिए कहा गया जोधपुर के आसपास का क्षेत्र कालांतर में मरु से मारवाड़ कहा जाने लगा, यानी कि मारवाड़ कहा जाने लगा। प्रोपरली जो जोधपुर है इसे मारवाड़ कहा जाता है। और जो मारवाड़ का आसपास का क्षेत्र जिसमें बाड़मेर, पाली, बीकानेर ये क्षेत्र है, यह भी मरु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी में देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट की बात करें जांगल देश। एक शब्द आता है कौन सा? जांगल देश। देखो जांगल देश का, इसको मुख्य रूप से जो जांगल देश है इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया। जो जांगल देश है इसको मुख्य दो भागों में बांटा गया। वह प्रमुख मुख्य दो भाग कौन कौन से हैं? जिसमें पहला है कुरु जांगल। अगर पहले क्षेत्र की बात करें जांगल देश में, तो पहला क्षेत्र है इसमें कुरु क्षेत्र, कुरु जांगल क्षेत्र, और दूसरा है इसमें भाद्रे जांगल क्षेत्र। दूसरा इसमें भाद्रे जांगल क्षेत्र, यानी कि जो जांगल देश है इसको मुख्य दो भागों में बांटा गया। अब देखो जो जांगल देश है इसका क्षेत्र देखें तो क्षेत्र बीकानेर व नागौर के आसपास का क्षेत्र, यानी कि जो जांगल देश है यह मुख्य रूप से उस समय बीकानेर व नागौर के जो आसपास का क्षेत्र है वह जांगल देश के अंतर्गत आता है। तो इसका विस्तार देखें तो देखो जांगल देश का विस्तार चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर के उत्तरी भाग तक फैला हुआ। यानी कि जो जांगल देश है इसका विस्तार चूरू,
श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और जोधपुर का जो उत्तरी भाग है उस तक तो जंगल देश का क्षेत्र क्या है, फैला हुआ क्षेत्र है। जंगल देश का संबंध देखो महाभारत काल में इन क्षेत्रों का उल्लेख जंगल नाम से मिलता है। अगर देखो महाभारत में बात करें तो जो जंगल देश है इसका जो वर्णन देखें तो महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है किस नाम से, इनका उल्लेख मिलता है जंगल नाम से। जो महाभारत ग्रंथ है इसमें भी जो बीकानेर नागौर में इसके आसपास का क्षेत्र है इसमें इन क्षेत्रों के लिए जो नाम प्रयुक्त किया गया था वह है जंगल देश प्रयुक्त किया गया था महाभारत काल में। और तो इसका विस्तार बीकानेर, अगर मुख्य रूप से देखें तो इसका विस्तार है बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जिसमें चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर आदि क्षेत्र सम्मिलित किए गए। इसमें देखो महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें, जंगल देश में जो महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो देखो बीकानेर के बादशाह या शासक स्वयं को जंगलदर नाम बादशाह कहते थे। यानी कि जो बीकानेर के जो शासक हुआ करते हैं वह अपने देश के नाम से नहीं जंगल देश के नाम से अपने को जंगलदर बादशाह की जो उपाधि है इस नाम से पुकारते हैं। यानी कि जंगलदर यह इनकी क्या है, उपाधि है। जो शासक है यह इनकी उपाधि है क्या, जंगलदर बादशाह उपाधि। यानी कि स्वयं को जंगलदर बादशाह के नाम से पुकारते हैं। जो क्यों पुकारते हैं, क्योंकि उनका राज्य जंगल देश में स्थित था। यानी कि जो बीकानेर व नागौर के जो शासक है वह स्वयं को जंगलदर बादशाह के नाम से पुकारते थे क्योंकि वह किस देश में शामिल था, जंगल देश में शामिल होने के कारण वह स्वयं को जंगलदर बादशाह की उपाधि के नाम से पुकारते थे। देखो इसी में नेक्स्ट है मत्स्य क्षेत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह बार बार एग्जामों में इसे प्रश्न करते हैं। एक क्षेत्र है मत्स्य क्षेत्र। देखो मत्स्य क्षेत्र राजस्थान का प्राचीन ऐतिहासिक क्षेत्र रहा है। यानी कि जो मत्स्य क्षेत्र है यह राजस्थान का क्या है, प्राचीन ऐतिहासिक क्षेत्र के रूप में देखा गया है। इस जो किस प्रकार से देखें इसको, देखो मत्स्य जो क्षेत्र है इसकी राजधानी है विराटनगर और वर्तमान में इसको ये वर्तमान समय में इसे बैराग कहा गया है। यानी कि वर्तमान समय में जो विराटनगर है पहले इसे बैराग कहते थे, अब इसको विराटनगर बोलते हैं। देखो वर्तमान में यह कोटपुतली बैरोड जिले में पड़ता है। यानी कि जो विराटनगर है यह वर्तमान में कोटपुतली बैरोड जिले में पड़ता है तथा जयपुर के निकट स्थित है। यानी कि पहले जो ये विराटनगर था यह पहले जयपुर जिले में था लेकिन वर्तमान में नए जिलों के अनुसार यह कोटपुतली बैरोड में पड़ता है और जयपुर के निकट स्थित है। देखो प्रमुख शासक यहाँ का राजा था विराट। यानी कि जो मत्स्य क्षेत्र है यानी कि मत्स्य जनपद था उसका जो प्रमुख शासक था उस समय उस शासक का नाम था राजा विराट। यानी कि उसी के नाम पर इसका नाम विराटनगर पड़ा। यानी कि राजा विराट के नाम से ही मत्स्य जो राजधानी है विराटनगर उसी के नाम से इसका नाम पड़ा। देखो इस जो मत्स्य क्षेत्र है यानी कि विराटनगर है इसमें महाभारत संबंध भी देखने को मिलता है। यानी कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने अपना 13वां वर्ष मत्स्य राज्य में राजा विराट ने यहाँ बिताया। यानी कि जो विराटनगर है मत्स्य क्षेत्र में इसका संबंध महाभारत से भी है। महाभारत से इसलिए कि जो पांडव है उनका जो अज्ञातवास का अंतिम 13वां वर्ष था वह राजा विराट के यहाँ इन्होंने बिताया। तो विस्तार की बात करें इसमें मत्स्य क्षेत्र का विस्तार देखें तो मत्स्य क्षेत्र का विस्तार प्रमुख रूप से कहा गया है। तो मत्स्य क्षेत्र का विस्तार है जयपुर, कोटपुतली बैरोड, खेरतल, तिजारा, भरतपुर, डीग, धौलपुर व अलवर क्षेत्रों में जो मत्स्य क्षेत्र क्या है विस्तार देखने को मिलता है। प्रमुख रूप से कोटपुतली बैरोड, खेरतल, तिजारा और अलवर व जयपुर में इसका मुख्य रूप से विस्तार देखने को मिलता है। कुछ भाग जैसे भरतपुर, डीग और धौलपुर में भी देखने को मिलता है। अगला है इसमें सूरसेन। कौन सा क्षेत्र है, देखो सूरसेन क्षेत्र की बात करें मथुरा से सॉरी जो सूरसेन क्षेत्र है यह भरतपुर का जो मुख्य क्षेत्र है वह सूरसेन के अंतर्गत आता है। देखो भरतपुर
मथुरा से सटा हुआ क्षेत्र है। यानी कि जो सुरसेन क्षेत्र है यह उस समय भरतपुर में भरतपुर के क्षेत्र के अंतर्गत आता था, जो कि मथुरा से सटा हुआ क्षेत्र है। देखो सुरसेन भरतपुर धौलपुर व करौली का अधिकांश क्षेत्र सुरसेन क्षेत्र के अंतर्गत आता था। धौलपुर व करौली का जो अधिकांश क्षेत्र है वह सुरसेन क्षेत्र के अंतर्गत आता था। देखो सुरसेन में अगला इसमें देखें कि जो सुरसेन क्षेत्र है इसमें जाट राजाओं का शासन रहा। यानी कि जो सुरसेन क्षेत्र है इसमें अगर शासन देखें तो इनमें जाट राजाओं का शासन देखने को मिलता है सुरसेन क्षेत्र में। देखो सुरसेन को ब्रज नाम से भी जाना गया। जो सुरसेन क्षेत्र है इसे पहले जो ब्रज है इस नाम से भी जाना गया, यानी सुरसेन को ब्रज नाम से भी जाना गया। यानी कि सुरसेन में देखे जो मथुरा है उस समय ब्रज उसकी क्या थी, राजधानी क्या हुआ करती थी। जो ब्रज है यह उस समय मथुरा में एक है ब्रज, उसकी क्या हुआ करती थी, राजधानी हुआ करती थी। इसलिए सुरसेन को ब्रज भी कहा गया। देखो राजधानी लिखा है यहाँ पे, राजधानी मथुरा, यानी कि सुरसेन की राजधानी मथुरा, और मथुरा है यूपी में। कहा है मथुरा यूपी में। देखो विशेषता की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा क्षेत्र ब्रज संस्कृति का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि इनकी सुरसेन क्षेत्र की विशेषता की बात करें, देखो सुरसेन की विशेषता की बात करें तो यह जो क्षेत्र है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ क्षेत्र माना गया है। और ब्रज संस्कृति का इसमें क्या देखने को मिलता है, प्रभाव देखने को मिलता है किसमें, तो सुरसेन क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्षेत्र है इसमें काठल का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, काठल का क्षेत्र। देखो काठल की बात करें तो देखो सबसे पहले इसमें दिखा है कि जो काठल है इसका अर्थ होता है नदी। क्या है, जो ये काठल क्षेत्र है इसमें जो काठ का शब्द है, यानी जो ये काठ शब्द है इसमें काठ शब्द का अर्थ है नदी से लिया गया है। किससे लिया गया है, जो काठ शब्द है इसका अर्थ नदी से लिया गया। और एक शब्द है अल, इसी के साथ जो एक कौन सा शब्द है, अल, जो ये अल शब्द है इसका किनारा। देखो ये सुरसेन है इसमें थोड़ा भरतपुर व डी की भी कर लेना, यानी कि डी का भी कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत सुरसेन के अंतर्गत आता है। आते हैं अगला इसमें अल का अर्थ होता है किनारा। और जो कांटल क्षेत्र है, देखो इसे कांटल क्षेत्र, जो कांटल क्षेत्र का मुख्य भूभाग प्रतापगढ़ में है। देखो किस प्रकार से कि माही नदी के काट कौन सी नदी है, अगर मुख्य नदी की बात करें, मुख्य नदी काटल की मुख्य नदी है माही नदी। माही नदी के काट यानी किनारे पर स्थित होने के कारण जो प्रतापगढ़ का भूभाग है इसे काटल कहा गया। यानी कि जो प्रतापगढ़ है यह काटल नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण इस भूभाग को काटल क्षेत्र के नाम से जाना गया। देखो काठल में बात करें, देखो काठल दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का पहाड़ी वन आच्छादित क्षेत्र माना गया है। यानी कि जो काठल क्षेत्र है यह क्या है, जो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की पहाड़ी व वन आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत माना गया है। इस क्षेत्र में प्राचीन काल से ही भील जनजाति का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कि जो काठल का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में प्राचीन काल से मुख्य रूप से जो जाति का प्रभाव देखने को मिलता है वह मुख्य रूप की जनजाति है भील जनजाति। किस जाति का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है काठल में, तो भील जनजाति की। और देखो इसमें काठल के क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है इसके बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें तो देखो काठल की भौगोलिक स्थिति यानी कि पहाड़ी वन क्षेत्र में आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। यानी कि जो काठल की अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह एक तरह से पहाड़ी क्षेत्र व वन व आदिवासी जो इलाका है उस क्षेत्र का बाहुल्य क्षेत्र इसमें सबसे अधिक देखने को मिलता है। और इसमें मुख्य जाति है भील जनजाति। आदिवासियों में जनजाति की बात करें तो भील जनजाति यहाँ पर सबसे अधिक देखने को मिलती है। और अब मुख्य रूप से इस क्षेत्र की बात करें, यानी कि काठल के मुख्य रूप से क्षेत्र की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो प्रतापगढ़ का भूभाग है यह मुख्य रूप से काठल के क्षेत्र के अंतर्गत है। और कुछ हिस्सा यानी कि चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग भी इसमें देखने को मिलता है। यानी कि जो काठल क्षेत्र है इसमें प्रतापगढ़ के अलावा जो चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भूभाग है कुछ हद तक वह भी काठल के क्षेत्र के अंतर्गत देखने को मिलता है। और देखो इसमें मुख्य भाग
काठल में काठल का ताजमहल व टाटा जी की दरगाह भी स्थित है। मोस्ट है काठल में काठल का ताजमहल वह टाटा जी की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट इसमें जो क्षेत्र है वह है छप्पन का मैदान। कौन सा मैदान है? छप्पन का मैदान। इस क्षेत्र की बात करें तो देखो छप्पन का मैदान यानी कि प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा के मध्य छप्पन गांवों के समूह होने के कारण इसे छप्पन का मैदान कहा गया। क्या कहा गया? जो छप्पन का मैदान है यह नाम यानी कि जो प्रतापगढ़ में बांसवाड़ा का जो क्षेत्र है उसमें छप्पन गांव का जो समूह है उस क्षेत्र के कारण इसे छप्पन का मैदान कहा जाने लगा। देखो छप्पन के मैदान की बात करें तो मुख्य रूप से छप्पन का मैदान है इस क्षेत्र में बात करें तो मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र है? तो मुख्य रूप से बात करें तो क्षेत्र की सिंहगढ़ जिला तो प्रतापगढ़ का कुछ भाग और उदयपुर का दक्षिणी भाग यानी कि जो छप्पन का मैदान है इसमें मुख्य रूप से जो सलूमगढ़ जिला है ये और कुछ हद तक प्रतापगढ़ का हिस्सा और उदयपुर का जो दक्षिणी भाग है वह भाग इसमें देखने को मिलता है। देखो भौगोलिक स्वरूप की बात करें इसमें तो इसका भौगोलिक स्वरूप देखें पहाड़ी व पठारी क्षेत्र। छप्पन के मैदान का भौगोलिक स्वरूप है इसमें सबसे ज्यादा पहाड़ी व पठारी क्षेत्र देखने को मिलेगा और प्रमुख जनजाति वही भील जनजाति। अगर प्रमुख जनजाति की बात करें तो भील जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र। तो इसमें भील जनजाति का बाहुल्य क्षेत्र देखने को मिलेगा। और मुख्य नदियों की बात करें तो देखो सोन जाखम व माही की जो सहायक नदियां हैं यह छप्पन के मैदान की प्रमुख नदियां है। देखो नेक्स्ट इसमें है उपरमाल का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? उपरमाल का क्षेत्र। देखो अर्थ की बात करें उपरमाल के इसमें जो उपरमाल में जो माल है इसका अर्थ है पठारी क्षेत्र। क्या है? जो उपरमाल में जो माल शब्द है इस क्षेत्र में जो माल का अर्थ है वह है पठारी क्षेत्र यानी कि ऊपर उठा हुआ क्षेत्र। देखो इसमें मुख्य क्षेत्र की बात करें तो उपरमाल के मुख्य क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र है? जैसे भैंसोरगढ़ से लेकर बिजौलिया तक का भाग उपरमाल के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखो भैंसोरगढ़ की बात करें देखो भैंसोरगढ़ है चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़गढ़ में और बिजौलिया बिजौलिया क्षेत्र पड़ता है भीलवाड़ा के अंतर्गत। देखो उपरमाल नाम देखो जो उपरमाल नाम है यह उपरमाल नाम कैसे पड़ा? देखो पठारी क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र को उपरमाल कहा जाने लगा यानी कि जो भैंसोरगढ़ से लेकर जो बिजौलिया तक का जो क्षेत्र है यह पठारी क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र को किस नाम से? उपरमाल के क्षेत्र के नाम से जाने जाने लगा है। तो इसकी विस्तार की बात करें तो विस्तार में प्रमुख रूप से यह मुख्य रूप से चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा बूंदी तथा कोटा के कुछ भागों में फैला है। देखो इसके तो मुख्य भूभाग की बात करें तो मुख्य भूभाग है इसका चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा कोटा व बूंदी का कुछ हिस्सा उपरमाल के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। देखो स्थिति की बात करें तो इसकी प्रमुख स्थिति दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में। तो उपरमाल का जो क्षेत्र है यह राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उपरमाल क्षेत्र को मालव मुख्य उपरमाल क्षेत्र को मालव पठार का राजस्थान में विस्तार माना जाता है। मोस्ट यानी कि जो उपरमाल का जो क्षेत्र है यह जो मालव पठार है इसका भाग माना जाता है राजस्थान में। किसको? जो उपरमाल का जो पठार है इसको जो मालव का जो पठार है ये उसका हिस्सा माना जाता है। देखो उपरमाल के क्षेत्र में मुख्य रूप से जिले की बात करें तो इनमें मुख्य रूप से जिला है चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा कोटा बूंदी के कुछ भाग उपरमाल के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इसमें शेखावाटी क्षेत्र। देखो जो शेखावाटी क्षेत्र है यह उस समय का क्षेत्र शेखावाटी क्षेत्र है सीकर चूरू झुंझुनू और इसमें देखें थोड़ा और तो नीम का थाना
पहले जिला था लेकिन अब हट गया है। शेखावाटी का क्षेत्र सिकरचुरू झुंझुनू का जो क्षेत्र है वह शेखावाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी प्रमुख मुख्य नदी है, देखो शेखावाटी की जो मुख्य नदी है वह मुख्य नदी है कांतली नदी। कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है इसमें, तो कांतली नदी का जो बहाव क्षेत्र है इसको तोरावाटी कहा जाता है। यानी कि जो शेखावाटी क्षेत्र है सिकरचुरू झुंझुनू, इसमें जो इसकी जो मुख्य नदी है कांतली नदी, इसके जो बहाव क्षेत्र है इसको तोरावाटी कहा जाता है। इसी में जो नेक्स्ट है कौन सा, गिरवा क्षेत्र। देखो गिरवा क्षेत्र है, गिरवा का अर्थ होता है पहाड़ी। इसका अर्थ देखें तो गिरवा का अर्थ होता है पहाड़ी से। गिरवा क्षेत्र यानी उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है जो गिरवा क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इसकी तो देखो गिरवा क्षेत्र में भौगोलिक स्वरूप, अगर इसके भौगोलिक स्वरूप की बात करें तो चारों ओर पहाड़ियों तथा बीच में समतल क्षेत्र, यानी कि ये क्षेत्र कैसा था, गिरवा क्षेत्र इसके चारों ओर क्या है पहाड़ियां, और जो बीच वाला हिस्सा है वह समतल था। तो वो बीच वाले हिस्से के कारण, जो समतल होने के कारण इसे क्या कहा गया, गिरवा क्षेत्र को कटोरा क्षेत्र कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है जो गिरवा क्षेत्र है इसको कटोरा क्षेत्र के नाम से कटोरा क्षेत्र कहा गया। देखो अर्थ की बात करें तो गिरवा का अर्थ होता है पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र। इसकी अर्थ की बात करें तो गिरवा का अर्थ होता है कि पहाड़ों से घिरा हुआ क्षेत्र। देखो मुख्य नगर की बात करें तो मुख्य नगर है इसमें उदयपुर। जो गिरवा क्षेत्र है इसमें मुख्य नगर है उदयपुर। इसी में देखिए, देखो पहाड़ियों की बात कर रहे हैं तो पहाड़ियों में एक है मछली आकृति की पहाड़ियां। देखो जो मछली आकृति की पहाड़ियां होती हैं इसे मगलोमछुआ के नाम से जाना जाता है। एक क्या है, मछली नुमा की जो आकृति वाली जो पहाड़ियां होती है इसे मगलोमछुआ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्षेत्र है इसमें, देखो नेक्स्ट क्षेत्र है मांड। देखो मांड की बात करें तो मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम है। देखिए इसमें जो मांड है यह पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र है, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर का मुख्य क्षेत्र है। मुख्यतः जैसलमेर में, जैसलमेर का जिला है मांड। मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम और इसे ही वल्लभ भी कहा जाता है, यानी कि जो जैसलमेर है इसका प्राचीन नाम मांड है और मांड के साथ ही जैसलमेर को पहले वल्लभी कहा जाता था। क्या कहा जाता, वल्लभी कहा जाता था। इसी में जो नेक्स्ट है देखो वागड़। वागड़ क्षेत्र की बात करें, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र वागड़ कहा जाता है। जो इनके डूंगरपुर व जो बांसवाड़ा का क्षेत्र है, डूंगरपुर व बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ क्षेत्र के अंतर्गत गिना जाता है। एक प्रश्न है कि वागड़ का गांधी। देखो वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या। देखो वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। और वागड़ का जो क्षेत्र है यह डूंगरपुर व बांसवाड़ा के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है वह वागड़ कहलाता है। नेक्स्ट है इसमें हाड़ौती। देखो हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं, हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत इसका विस्तार देखिए कोटा, बूंदी, बाड़ा व झालावाड़। कोटा, बूंदी, बाड़ा व झालावाड़ क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। देखो हाड़ौती, इसे हाड़ौती क्षेत्र किस वजह से कहा गया, यानी कि हाड़ौती क्षेत्र में हाड़ वंश का शासन होने के कारण इस क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र कहा गया। देखो हाड़ौती क्षेत्र में मुख्य रूप से हाड़ा वंश का शासन होने के कारण इसे हाड़ौती क्षेत्र कहा गया है। हाड़ौती क्षेत्र मुख्य रूप से कोटा, बूंदी, बाड़ा व झालावाड़ में स्थित है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब भी अगली वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो जरूर बताना कमेंट करके कैसी लगी।